बजट देश का सबसे बड़ा त्यौहार। अब आप कहोगे देश का त्यौहार तो भैया दिवाली है, होली, दशहरा है, ये कहाँ से ले आए बजट। लेकिन सबसे बड़ा त्यौहार असल में बजट ही है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। देखिए बजट, आज इस सेशन में हम समझने वाले हैं कि बजट होता क्या है, क्यों एक आम आदमी को इसको समझना चाहिए। बेसिकली हमारा एक परसेप्शन होता है, मैं भी जब छोटा था तो मुझे भी लगता था अरे बजट ये नेताओं के मतलब की चीज़ है, अमीरों के मतलब की चीज़ है, हमारे क्या मतलब, आप मिडिल क्लास वाले नौकरी चाकरी में बिजी है, क्या करेंगे बजट बुजट जान करके। और यही सोच अक्सर ज़्यादातर लोगों की होती है। लेकिन आज इस सेशन में आपको समझ में आएगा कि बजट सिर्फ अमीरों या नेताओं के मतलब की चीज़ नहीं है। हर एक आम आदमी जो भारत का निवासी है उसको बजट समझना चाहिए। हाँ, ये चैलेंज होता है कि बजट में कई सारे टेक्निकल टर्म यूज़ हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता। तो आज मेरी कोशिश यही है कि बजट में आपको किन किन मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए और उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपकी जेब पर, आपकी कमाई पर, ये सब पर समझाता हूँ। सबसे पहले याद देखो, एक मूवी का लगा रखा मैंने फ़ोटो। ये मूवी अभी भी रिलीज़ हुई है G5 पर, प्रमोशन नहीं कर रहा। इस मूवी में एक सीन हुआ है, उस सीन से मुझे एक एग्जांपल आया तो मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। इस मूवी में एक सीन है जब आर माधवन बैंक की गड़बड़ियों के बारे में समझा रहा होता है कि बैंक, बेसिकली ये मूवी बैंक के करप्शन पर बेस्ड है। तो बैंक अगर कोई करप्शन करता है और सरकार के पास पैसे की कमी होती है और सरकार पैसे की कमी की वजह से पेट्रोल डीजल महंगी कर देती है, तो क्या क्या होता है ये आर माधवन समझा रहा होता है कुछ लोगों को। तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा होकर के बोलता है कि मैं तो बच गया। क्यों बच गया? मेरे पास ना बाइक है ना कार है, तो पेट्रोल डीजल महंगा हो भी जाए तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है भैया। यही सोच हम में से सबकी होती है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो महंगी हो जाए, सस्ती हो जाए, हमारे को क्या मतलब। लेकिन ऐसा नहीं होता है सर, उसका फ़र्क आप पर पड़ता है। अब जैसे समझिए कि इस फिल्म में एग्जाम्पल पेट्रोल और डीजल का था। सोच के देखिए, आपके पास हो सकता है आज आपके पास गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, बाइक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पेट्रोल डीजल महंगा होने का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पेट्रोल डीजल अगर महंगा होता है, सोच के देखिएगा, आप जो घर में मसाले, खाने पीने की चीज़, सब्जी, दाल, चावल, आटा, आप कहीं ना कहीं दुकान से तो लाते हो ना। अच्छा, उस दुकान में कहीं और से तो आता है ना। अच्छा, जो कहीं और से आ रहा है वो कहीं और से आता होगा ना। वो कैसे आ रहा है? ट्रक में। ट्रक में क्या लगता है? यही पेट्रोल डीजल। अच्छा, पेट्रोल डीजल अगर महंगा हो गया तो उन सामानों को लाना ले जाना महंगा होगा ना। तो अगर उन सामानों को लाना ले जाना महंगा हो गया तो आप जो चीज़, हो सकता है फल फ्रूट हो, आटा दाल चावल हो सकता है, या आपके पहनने वाले कपड़े हो सकते हैं, जूते हो सकते हैं, कुछ भी जो आप यूज़ करते हो, वो सामान की कीमत बढ़ जाएगी अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। तो सामान की कीमत जब बढ़ गया तो आपके लिए चीज़ें महंगी हो गई ना। आप, हो सकता है आपके पास बाइक और कार नहीं है, कपड़े तो पहनते हो ना, महंगा हो जाएगा। घर में खाना तो खाते हो ना, महंगा हो जाएगा। चाहे जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो वो महंगा हो जाएगा, भले आपके पास बाइक कार नहीं है तो भी। सेम ऐसे ही बजट का हाल है। आप बजट देखो या ना देखो, इस बजट का फ़र्क आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। आप चाहे नौकरी पेशे में वाले हो, धंधे पानी वाले हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, कुछ भी, आप पर फ़र्क पड़ेगा। तो जब आप पर फ़र्क पड़ेगा तो आपको जानना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा तो उससे क्या मैं किसी तरीके से बच सकता हूँ, या मेरे पर अगर टैक्स का बोझ गिरने वाला है, या मेरी कमाई घटने वाली है बजट में ये अनाउंसमेंट की वजह से, तो क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा कमाई का जुगाड़ कर सकता हूँ। ये भी आपको बजट में समझ में आ सकता है कि एक्स्ट्रा कमाई का जुगाड़ भी कहाँ कहाँ हो सकता है ये भी आपको बजट में समझ में आ जाए। कैसे भी समझाऊंगा आपको पूरा डिटेल में। तो आज इस सेशन का एजेंडा ये है कि सब मैं समझा पाऊँ। इतनी बात समझ में आती है आपको? पक्का? ठीक है। अब समझो, बजट, ये जो वर्ड है बजट, इस वर्ड का लिटरली मीनिंग क्या होता है? बजट बनाना, जैसे हम लोग घर का भी बजट बनाते हैं। अब मान लो एक घर में, जैसे घर में बाबूजी कमाने वाले हैं, बाकी सब 4-5 लोग खाने वाले हैं, तो हर महीने बाबूजी की सैलरी आती है और हर महीने बाबूजी बैठ करके बजट बनाते हैं कि भैया इस महीने चिंटू का इतना स्कूल का फीस जाएगा, इस महीने रिंकिया के कपड़े खरीदने हैं, इस महीने भैया चिंटू और रिंकिया की मम्मी के लिए 2 साड़ी भी आने वाली है, क्योंकि 3 महीने से बोल रही है अभी तक दिलाया नहीं, तो इस महीने दिलाना भी है, तो ये खर्चा है। तो खर्चे और कमाई का पूरा हिसाब किताब जो बाबूजी हैं वो अपने परिवार को बताते हैं। क्या बता रहे हैं वो? पूरे खर्चे का कमाई कितना हुआ है और खर्चा हम इस महीने कितना करने वाले हैं। बजट बना रहे हैं बेसिकली वो पूरे महीने का। तो वो पूरे महीने का बनाते हैं। हम मिडिल क्लास बेसिकली 1 महीने का बजट बनाते हैं, लेकिन ये तो देश का बजट है, तो ये पूरे साल का बनता है।
हर साल एक बार बजट बनता है और 1 फरवरी को ही होता है हर साल। ठीक है, तो ये बजट है और इसमें आपको क्या समझ में आता है, सरकार के पास कितनी कमाई हुई पूरे साल में और सरकार ने क्या क्या खर्च किया, और जो ये साल है, इस साल में कितना पैसा सरकार के पास है, कहाँ कहाँ सरकार खर्च करेगी, कितना खर्च करेगी, कैसे करेगी, और उसका एक आम आदमी की जेब पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, टैक्स घटेगा या बढ़ेगा, आमदनी घटेगी या बढ़ेगी, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको। इतना क्लियर? पक्का? ठीक है, अब आ जाओ भैया आगे। जैसे हर घर चलाने के लिए आप या आपके घर में कोई बजट बनाता है, वैसे ही ये होता है देश का बजट। ये बेसिकली मैं इसी तरीके से बात कर रहा था। ये बाबूजी है, यहाँ पे ये चिंटू है, ये रिंकी है, ये चिंटू और रिंकी की मम्मी है, तो सबके सामने डिस्कशन चल रहा है। लग नहीं रहे लेकिन ये चिंटू के पापा, ये तो चाइनीज लग रहे हैं। खैर, अब सरकार इसके जरिए देश को बताती है कि उसकी कमाई के हिसाब से कहाँ कहाँ खर्च होगा, कितना होगा। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं, अरे कहाँ खर्च करेगी सरकार, तो हमको क्या मतलब। अभी यार रुको, आता हूँ। हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, ये मैंने बता दिया। अच्छा देखो, एक कैच है यहाँ पर, जनरल इलेक्शन वाले साल में 2 बजट होता है। जैसे आप पिछले साल देखो 2024 में, तो 2024 में आपने देखा होगा 2 बजट आए थे। हर साल तो एक आता है, 2024 में 2 क्यों आए थे, ऐसा क्या था? 2024 में बेसिकली जनरल इलेक्शन था, मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव होना था उस साल। तो एक बार 1 फरवरी में आया था। फरवरी में जो आया उसको बोलेंगे इंटरिम बजट। इंटरिम बजट का मतलब आधा बजट, इसकी वैलिडिटी पूरे साल नहीं है, कुछ अगले 2-3 महीनों तक है। कब तक? जून में फिर इलेक्शन का रिजल्ट आना था, तो जून के पहले तक जो फरवरी में बजट आया था उसकी वैलिडिटी थी। अब जून में सरकार बन गई, नई सरकार बनी, तो फिर आपने देखा होगा कि अगस्त में फिर से नया बजट आया, और अगस्त में जो बजट आया उसकी वैलिडिटी कुछ महीनों तक। लेकिन अब जो इस 1 फरवरी को आ रहा है, इसकी वैलिडिटी पूरे साल तक होगी। ठीक, हाँ, इंटरिम बजट समझा दिया। यूनियन बजट पूरे साल के लिए होता है। अब कैसे तैयार होता है ये बजट, यहां ध्यान से समझिएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि घर में बाबूजी हैं, मम्मी हैं, ठीक है, और बाबूजी के एक भाई भी हैं, और तो बेसिकली 2-3 मेंबर हैं जैसे जो बड़े बड़े हैं, घर के बड़े बड़े हैं। अच्छा, घर में एक जवान बेटा है जो नौकरी चाकरी कर रहा है, बाकी एक छोटा भाई है जो पढ़ाई कर रहा है, बाकी एक छोटी बहन है वो भी पढ़ाई कर रही है। तो 2 माइनर्स हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी कमाई धमाई का नहीं चालू हुआ है, एक बड़ा बेटा कमाई कर रहा है। तो आप समझिए इसको ऐसे, जो लोग कमाई करने वाले मेंबर हैं वो सीनियर मेंबर हो गए घर करके, लेकिन जो स्कूल में अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो जूनियर मेंबर हैं। तो सरकार यानी कि वित्त मंत्रालय से फाइनेंस मिनिस्टर जो कि अभी निर्मला सीतारमण है, वो जब बजट हमारे को देती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके मन में आया क्या क्या करेंगे और अगले दिन आकर के 1 फरवरी को बजा दे, ले बजट, ये है बजट। ऐसा नहीं होता है। पहले डिस्कशन होता है किन लोगों के बीच में, जैसे घर के जो बड़े बूढ़े लोग हैं, मम्मी हो गए, पापा हो गए, पापा के भाई हो गए, या बड़ा बेटा हो गया, उन सब बैठ करके थोड़ा अकेले में विचार विमर्श करेंगे, कितना पैसा आया है भाई, क्या क्या खर्च हो सकता है पूरे साल का। उसके बाद रिंकी और चिंटुआ को भी बताया जाएगा कि भैया ये हमारे इस महीने का हाल है, ये हम करने वाले हैं। रिंकी और चिंटू को बाद में बताया जाएगा, छोटे हैं अभी। इसी तरीके से ऊपर सीनियर लेवल के जो मंत्रालय होते हैं वहां पहले ही डिस्कस हो जाता है क्या क्या करने वाले हैं। और 1 तारीख को जब आप देखते हैं कि दुनिया के सामने, मीडिया के सामने अनाउंस कर रही हैं, वहाँ पर लोकसभा में वो सब चीज़ें चल रही होती है, वहाँ कई सारे सांसद वगैरह भी होते हैं, तो सांसद वगैरह को उसी दिन पता चलता है। लेकिन जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको पहले से पता होता है, क्योंकि उन्हीं के बीच में तो डिस्कशन करके सब कुछ आपके सामने लाया जाता है। उसको पेश करने वाली कौन होती है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आपको पेश करती है, मतलब वो दुनिया को सुनाती हैं कि इस साल क्या क्या होने वाला है बजट में। ठीक है, क्लियर? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टेक्निकल पे आ जाते हैं। देश के संविधान में अनुच्छेद 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में संसद में इसको प्रस्तुत किया जाता है 1 तारीख को। अब बजट बनने से पहले सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग वित्त मंत्रालय को अपने डिमांड्स भेजते हैं। ये क्या होता है? अब जो वित्त मंत्रालय है, मतलब मुंशी आप इसको समझ लो, जहां सारे पैसे का हिसाब किताब होता है, वो है वित्त मंत्रालय। और इस मुंशी का सारे का हेड वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमण। तो सारे अलग अलग विभाग के जो मंत्रालय होते हैं वो अपना पहले से लेखा जोखा भेज देते हैं कि देखिए पिछले साल आपने हमको 100 रुपया दिया था वो सड़क वड़क बनाने के लिए, वहाँ कुछ खर्चा पानी करने के लिए, लेकिन मेरा 110 रुपया खर्चा हो गया, 10 रुपया हमको अलग से लगाना पड़ा। तो ये क्या हुआ? डेफिसिट हो गया।
मतलब 100 दिया था, 110 खर्चा हो गया, ये हिसाब दिया गया। अच्छा, दूसरा डिपार्टमेंट को 100, अच्छा पूछे तुमको 100 रुपये दिए थे, उसका क्या? तुमको तो कमाने के लिए दिए थे और 100 रुपये लगा करके और कमाना था। बोले हाँ मालकिन, आपने 100 रुपये दिए थे, हम 120 बना के लाए हैं, 20 रुपये एक्स्ट्रा कमा के लाए हैं। तो ये हिसाब पहुंच गया वित्त मंत्रालय के पास। अच्छा, एक और पहुंच गया, तुमको 100 रुपये दिए थे, तुम्हारा वाला क्या हिसाब किताब है? बोले 100 दिए थे, 90 तो हम पूरा कामकाज में लगाए हैं, 10 बचा के भी लाए हैं। बोले अच्छा, बहुत बढ़िया, आओ। तो सारा हिसाब किताब वित्त मंत्रालय के पास पहले पहुंच गया। कौन से डिपार्टमेंट में कहां क्या खर्चा हुआ, कहां ज्यादा खर्चा हुआ, कहां कम खर्चा हुआ, कहां कमाई हुई, कहां नुकसान हुआ, यह सारा पहले ही वित्त मंत्रालय के पास, निर्मला सीतारमण के पास पहुंच जाता है हिसाब किताब लगाने से पहले। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? अब आओ आगे। बजट बनने से पहले सरकार के सभी मंत्रालय, अच्छा ये लाइन तो मैंने बोल दिया, इसके साथ वो ये भी बताते हैं कि लास्ट बजट के अलोकेशन, यानी कि फंड जितना किस बजट में किस मंत्रालय को कितना अलोकेट किया गया था, उसमें से कितना खर्च हुआ, कितना बचा, जो मैंने आपको समझाया। इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से भी मिलकर, अच्छा वित्त मंत्रालय और मंत्री की भी बाकी स्टेक होल्डर से मीटिंग होती है। हाँ, अब ये ध्यान समझिएगा, स्टेक होल्डर का मतलब क्या है, कौन है ये? होता क्या है, अब वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने मंत्रियों से मीटिंग करके सेट कर देती हैं ये करना है, ऐसा नहीं होता भैया। मंत्रालय के बाहर भी तो लोग हैं, कॉरपोरेट्स हैं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स हैं। अब ऑटो सेक्टर के डेलीगेट्स हैं, ऑटो सेक्टर में मारुति, टाटा, जो जो कंपनियां काम कर रही हैं उसके डेलीगेट होते हैं। डेलीगेट मतलब उसका लीडर टाइप समझ लो। सरकार उससे मिलती है, ऑटो सेक्टर में क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्या दिक्कत है, कुछ कैसा कुछ करना है बताओ, कुछ लेना है, कुछ देना है, क्या करना है। अब ऐसे ही दूसरा सेक्टर हो गया, या फार्मर्स हो गया, फार्मर्स का जो डेलीगेट होगी उससे मिलेंगी, कॉर्पोरेट वाले से मिलेंगे, अलग अलग जो इंडस्ट्री के सेक्टर्स हैं उन सबसे मीटिंग होती है कि क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आ रही है तुमको काम करने में तो बताओ, कुछ चाहिए तो बताओ, कुछ अलग से फंड है तो बताओ। ये सब पूरा पहले डिस्कशन होता है, उन्हीं को कहते हैं स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से भी मिलकर समझा जाता है कि उनकी क्या उम्मीद है, क्या चाहिए भाई तुमको, पूछा जाता है। आरबीआई से भी बातचीत की जाती है, अर्थव्यवस्था के बारे में क्या चल रहा है। ठीक है, इन सब डिमांड्स को ध्यान में रखकर बजट बनना शुरू होता है। ठीक, अभी तक हम 1 तारीख को आए नहीं हैं। अब बजट पेश करने की प्रक्रिया क्या होती है? बजट हर साल 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है, जो टीवी पर आप देखते हो। इसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो आप 1 तारीख को देख रहे होते हैं ना, वो लोकसभा होता है, वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर समझा रही होती है, सुना रही होती है। उसके बाद फिर राज्यसभा में चर्चा होती है, 2-4 दिन बाद राज्यसभा में वो जाता है, सब डिस्कस करते हैं। वो अपोजिशन वाला बैठ कर, हम इसमें इतना क्यों डाल दिए, उतना क्यों डाल दिए, अरे हमको कम मिला, हमको ज़्यादा मिला, ये सब नौटंकीबाजी, सॉरी नौटंकीबाजी नहीं, लेकिन ये सब डिस्कशन चलता है। ठीक, अब विभिन्न मंत्रालयों के लिए आवंटित, थोड़ा कभी कभी शुद्ध लिख देता हूं मैं, धनराशि को संसद द्वारा स्वीकृति मिलना जरूरी होता है। संसद एक्सेप्टेंस देगी, हाँ भैया सब कुछ सही हुआ है, तो फिर आगे काम धाम शुरू होता है। अब फाइनेंस बिल और डिमांड फॉर ग्रांट्स लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से लागू होती है। ये जो बजट आपके सामने 1 तारीख को आता है, देश का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन राष्ट्रपति का होता है। हालांकि पावर प्रधानमंत्री की ज़्यादा होती है, लेकिन राष्ट्रपति सबसे सुपेरियर होता है। तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना वो बजट हमारे सामने 1 तारीख को नहीं आता, तो वहाँ एक्सेप्शन चाहिए होता है। अब बजट के कंपोनेंट्स, अब ये ध्यान से समझिए, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको ध्यान से समझना है। पूरा बजट आपको ना भी समझ में आए तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको जहाँ मिले वहाँ कान खड़े कर लेना, वहाँ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला होता है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट नाम से ही समझ में आ रहा है, रेवेन्यू का, पैसे का बजट। अब ये क्या होता है कि सरकार ने कितना कमाया और सरकार ने कितना खर्च किया, ये होता है रेवेन्यू का बजट। अब इसके अंदर एक चीज होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि राजस्व प्राप्ति, कितना कमाया। अब कमाने का सरकार का क्या सोर्स है? कई सारे सोर्स हैं, जिसमें मेजर टैक्स रेवेन्यू है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटीज हो गया, ये सब सरकार की कमाई है। नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, जैसे कि सरकारी कंपनियों से प्रॉफिट, बहुत सारी सरकारी कंपनियां होती है, वो बिजनेस कर रही हैं, तो उसका प्रॉफिट कौन ले जाता है? वो सरकार के पास होता है। इंटरेस्ट इनकम कमाती है, जैसे कई सारे बॉन्ड्स रिलीज करती हैं, आपने देखा होगा कि ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लो, वो बॉन्ड्स, तो सब सरकार की कमाई में जाता है, वहां से कमाई जो होती है। बहुत सारे फीस होते हैं एक्स्ट्रा, कई सारी चीज़ों पे फीस लेती है वो सब। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कमाई है तो खर्चा भी तो होगा। अब जितने सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी भी तो देंगे, सरकारी तो देगी, पेंशन भी तो देना होता है,
इंटरेस्ट पेड भी तो होता है। अब कहीं से लोन वोन ले रखा है, बाहर कहीं वर्ल्ड बैंक से ले रखा है, कहीं IMF से ले रखा है, तो उसको भैया इंटरेस्ट भी तो देना है, तो वो एक्सपेंस हो गया। अब सिर्फ सब्सिडीज पर हुआ खर्च, जैसे आपने सिलेंडर पर या अलग अलग किसानों को सब्सिडीज मिलती रहती है, तो वो भी खर्चा है सरकार के लिए। तो रेवेन्यू बजट में आपको कितना आया पैसा और कितना गया पैसा, इसका हिसाब किताब आपको समझ में आता है। उसके बाद होता है पूंजी बजट, कैपिटल बजट। कैपिटल बजट, इसमें डिटेल्स होती है सरकारी एसेट से हुई कमाई, उस पर किए गए खर्चे की। अब इसको ऐसा आप समझिए, अब रिंकी और चिंटुआ के जो पापा हैं वो कभी कुछ सोना खरीदे, सोने का भाव बढ़ गया तो घर के लिए कमाई हो गई ना। अब ऐसे ही उन्होंने हो सकता है कि कहीं कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो, अब बढ़ गया तो कमाई हो गई। तो इसी तरीके से जो भी एसेट बनाए हैं घर के लिए रिंकी और चिंटुआ के पापा ने, ऐसे ही सरकार के लिए, ऐसे ही देश के लिए होता है कैपिटल, यानी कि बड़ा एसेट जहां पर उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग। कैपिटल रिसिप्ट यानी कि कमाई, इसमें वो इनकम होती है जो सरकार लोन लेकर के आती है। अब IMF से या वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के आई तो पैसा आया ना। सरकारी संपत्ति बेचकर, पता चले कोई ट्रेन बेच दिया या सरकारी कोई चीज़, ऐसी कोई चीज़ बिकी तो उससे पैसा जो आया, डिसइन्वेस्टमेंट कोई हुआ, ये सब करके इकट्ठा होती है, ये कमाई होती है। अब इसमें खर्चा क्या क्या होता है, इसमें खर्चे की डिटेलिंग होती है। सरकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, सड़क बन रहा है भैया, रेलवे में कोई डेवलपमेंट हो रहा है, नया वंदे भारत ट्रेन आ गया है, अब कोई हवाई अड्डा बन रहा है, सरकारी कंपनियों में कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई सरकारी कंपनी को बड़ा किया जा रहा है क्योंकि उसमें कोई नया प्रोजेक्ट का हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये सब खर्चे होते हैं। अब इसके साथ जरा अगला हिस्सा समझिए, की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन बजट। अब देखो, बजट जो है वो सीधा का सीधा ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे का हिसाब किताब हो, ये देश की इकोनॉमी का हेल्थ, स्वास्थ्य भी बताता है। अब जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो ब्लड टेस्ट में पता चला कि भैया आपका हीमोग्लोबिन कम है, हड्डी कमज़ोर है, किडनी ठीक नहीं है, लिवर अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब करा करके आपको ब्लड टेस्ट से पता चलता है। तो बजट में हमारे को ये भी समझ में आता है कि देश का पैसे का स्वास्थ्य कैसा है, कौन सी चीज़ कहाँ देश को नुकसान कर रही है, कौन सी चीज़ जहाँ देश को फ़ायदा पहुँचा रही है, फिनेंशियल हेल्थ बेसिकली। अब समझिए जरा फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब इसको आप ऐसे समझो कि आपके घर की कमाई है 10,000 रुपये, मान लो आप लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, 10,000 रुपये मान लिया हमने, 10,000 रुपये मान लो कमाई है, खर्चे हैं 12,000 रुपये। ऐसा होता है ना आजकल, तो भैया हम मिडिल क्लास तो यही कर रहे हैं, शौक़ हमारे इतने बड़े हो गए हैं, हम तो देख ही नहीं रहे हैं कितनी कमाई हमारी है। हमारी कमाई भले 10, 15, 20, 25,000 रुपये हो, लेकिन 1 लाख रुपये का हाथ में आईफोन चाहिए, चाहे कुछ भी हो, वजन बढ़ता है उससे, चाहे भाड़ में जाए, कम कमाई आगे बढ़ा लेंगे, ये होता है ना। तो होता क्या है कि अगर कमाई 10,000 रुपये है, खर्चे 12,000 रुपये हैं, तो आप 2,000 रुपये के फिस्कल डेफिसिट में हो, जो आपको अगले महीने पे करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से कुछ करके। अब सरकार के साथ भी ऐसा ही होता है, सरकार टोटली कितना कमा रही है, किस किस तरीके से, जिस जिस जरिए से सरकार की कमाई है, सरकार की कमाई कितनी है और सरकार का खर्च कितना है। अगर सरकार की कमाई से खर्च ज़्यादा है तो एक दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात क्यों है? क्योंकि जब सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं होगा, एक्स्ट्रा कमाई नहीं होगी, तो देश में डेवलपमेंट हो सकता है स्लो हो या ना हो। तो कई बार हम सवाल में वो सवाल उठाते हैं, अरे सरकार कुछ कर नहीं रही है, टैक्स कट कम नहीं कर रही है, रोड नहीं बना रही, यहाँ ये नहीं कर रही है, वहाँ वो नहीं कर रही है। ये सब इन पहलुओं पर डिपेंड करता है कि सरकार के पास एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा है कितना। अब आप ये जानना चाहेंगे कि हमारा देश इस वक्त डेफिसिट में है या प्लस में है, मतलब देश की कमाई ज़्यादा है या खर्चे ज़्यादा हैं। तो सच ये है कि देश के अभी खर्चे ज़्यादा हैं, कमाई कम है। कितना है ये देखिए, रिपोर्ट क्या कहती है, लगभग 4.4% अभी फिस्कल डेफिसिट चलने मतलब 4.4% करने का टारगेट है। फिलहाल जो है ये डेफिसिट 4.9% का है, ठीक है। तो डेफिसिट में है हम, माइनस में हैं हम, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, जितना भी इंक्लूडिंग बोरोइंग, जिस भी तरीके से माध्यम हो। इंपॉर्टेंस क्या है, फिस्कल डेफिसिट हुआ तो सरकार को ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा, इससे इकोनॉमी पर दबाव पड़ता है। जैसे आप आईफोन के लिए कर्ज लेते हैं, जैसे आप गाड़ी खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं, ज़रूरत नहीं है लेकिन चमकाना है तो लेना है कर्जा। खैर आपकी तो अलग बात है, आप तो मौज लेते हो, सरकार ऐसा नहीं है, सरकार थोड़ी सीरियस है। ये आईफोन खरीदने के लिए कर्ज नहीं लेती है, ये काम धंधा करने के लिए कर्ज लेती है। 3 से 4% के लिए फिस्कल डेफिसिट को ठीक माना जाता है। 3 से 4% अगर इतना फिस्कल डेफिसिट है तो ठीक है। तो हम फिलहाल अभी 4% से ज़्यादा हैं, 4.9%। फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है
तो इससे देश की क्रेडिट रेटिंग पर भी असर पड़ता है। हाँ, कितना लोग आपको दुनिया उधार देगी, आपका क्रेडिबिलिटी कितना अच्छा है, उस पर फर्क पड़ता है। उसके बाद होता है सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी नहीं समझे तो जीडीपी, सुनते हैं ना हम खूब, जीडीपी जीडीपी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब सीधा ये समझो आप, भारत देश में जितना कंजम्पशन है, कंजम्पशन का मतलब जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, चाहे खाने की चीज़ें, चाहे कपड़ा लत्ता, चाहे जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं, वो कंजम्पशन कहलाता है। इन्वेस्टमेंट, जो भी चीज़ें हम इन्वेस्ट करते हैं, हम का मतलब पूरा देश की बात कर रहा हूँ, अमीर आदमी, गरीब आदमी, सब मिला करके, ठीक है, चाहे बिजनेसमैन हो, नौकरी पेशे वाला हो, सब हो। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जितनी हो प्लस नेट एक्सपोर्ट, हमने कितना एक्सपोर्ट किया बीइंग अ कंट्री, वो सब मिला जुला करके कहलाता है जीडीपी। अच्छा, अब जीडीपी का भी एक नंबर है, कहां गया? गवर्नमेंट सीज इंडिया जीडीपी ग्रोथ हिटिंग अ 4-year लो ऑफ 6.4% इन 2025 में 4 साल के लोएस्ट पर हमारे देश की जीडीपी है इस वक्त 6.4%, यानी कि ये अच्छी बात नहीं है। आगे जरा ये देखो, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सी ए स्लो डाउन इन जीडीपी ग्रोथ 6.4 2024-25, ड्रॉपिंग फ्रॉम 8.2 2023-24। 23-24 में ये 8.2 जीडीपी नंबर था। जीडीपी नंबर ज़्यादा होना चाहिए, मतलब देश में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, पैसे का फ्लो ज़्यादा है, लेकिन 6.4 होना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जीडीपी अगर कमज़ोर हो रहा है तो सोच के देखिए, आप कभी ऐसे आदमी को उधार दोगे जो आदमी खुद कर्जे में चल रहा है? दोगे क्या? 500 रुपया मांगा आपसे किसी ने, किसी दोस्त ने, और आपको पता चला कि अरे ये तो 4 लोग 500 रुपये लेके पहले बैठा है, उनको दिया नहीं है, तो आप ऐसे आदमी को कर्जा नहीं दोगे जो पहले से कर्जे में है। लेकिन आपको पता चलता है अरे ये तो बहुत पैसे वाला है, थोड़ा कर्जा मांग रहा है, किसी काम से होगा, दे देते हैं, पैसा बहुत तो दे ही देगा ये तो। ऐसे ही देश का हाल होता है। अब दुनिया, यूएस, अमेरिका, चाइना या दुनिया भर की जो भी कंट्री हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, हमारे यहाँ पे कंपनीज बनाती हैं, डेवलपमेंट करती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, उनको अगर पता चल रहा है किसी देश के पास पैसे नहीं है, अरे जीडीपी इसका नंबर गिर रहा है, इसका फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, तो क्या बाहर के लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने आएंगे? आएंगे? नहीं आएंगे। इससे क्या होगा? हमारे देश की इकोनॉमी गिरेगी, बढ़ेगी? गिरेगी, खराब होगी। इकोनॉमी खराब होगी, डेवलपमेंट कम होगा, देश के लोगों को नौकरियां कम मिलेगी, यानी कि आम जनता के पास पैसे कम आएंगे। तो जीडीपी का बढ़ना इतना ज़रूरी है। ठीक है, समझा पा रहा हूं मैं? अगला होता है चालू खाता गाठा, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट। ये क्या होता है कि देखो, जब किसी देश की कुल आयात, यानी कि बाहर से माल जो हम मंगवाते हैं, यानी कि हमारा पैसा ज़्यादा खर्च होता है, हम बाहर से इंपोर्ट, हमारा कुल निर्यात की यानी कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, यानी कि आप रेस्टोरेंट से खाना ज़्यादा मंगाते हो बजाय ज़्यादा कुछ बेचने के। अच्छा, इसको समझो ऐसे आप कि यूएस से आप 100 रुपये का माल मंगा रहे हो और 200 रुपये का भेज रहे हो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन घाटा कब हुआ? जब आप 100 रुपये का माल बेच रहे हो लेकिन 200 का मंगा रहे हो, यानी कि इंपोर्ट आपका ज़्यादा है, तो घाटा है। अच्छा, ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट में एक फ़र्क ये होता है कि ट्रेड डेफिसिट में सारे बिजनेस, व्यापार टाइप के सब आ गए, जैसा ट्रेड इसे समझ आ रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट में इन्वेस्टमेंट, एनआरआई के भेजे हुए पैसे, ये सब कुछ के बारे में बात होती है। वो होता है ना, बहुत सारे एनआरआई बाहर रह रहे हैं तो हमारे देश में वो पैसा भेजते हैं अपने रिश्तेदारों को या किसी भी तरीके से, तो देश में वो पैसा आ रहा है, या बाहर के देशों से किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये सब कैलकुलेट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस, यदि देश ज़्यादा आयात कर रहा है और कम निर्यात कर रहा है तो उसका चालू खाता बढ़ जाएगा, जिससे विदेशी मुद्रा का भंडार, फॉरेक्स का जो रिजर्व हर देश में होता है, वो घटेगा, उस पर असर पड़ेगा। इसे कम करने के लिए सरकार निर्यात बढ़ाने और आयात पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है। सरकार कोशिश करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसा माल बना पाएँ जो हम बाहर के देशों को भेजें, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए, यानी कि हमारी सेल बढ़ जाए, यानी कि हमारी बिक्री बढ़ जाए, यानी कि हमारा धंधा बढ़े। अगला होता है इन्फ्लेशन रेट। ये मुझे लगता नहीं बताने की ज़रूरत है, महंगाई, फिर भी समझा देता हूँ। देखो, महंगाई ज़्यादा होगी तो लोगों के खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी। अब जैसे बार बार मैं एग्जांपल वो आईफोन कर लेता हूँ। अब आईफोन अगर 1.5 लाख का है तो कम लेते हैं, वही आईफोन पता चले 15,000 का हो जाए तो सब आदमी लाइन में लग कर आईफोन हो जाएगा ना। तो महंगाई, जो चीज़ ज़्यादा महंगी होगी वो कम बिकेगी। इसका कंजम्पशन पर सीधा असर पड़ता है और जिसका असर जीडीपी पर दिखता है। सोच के देखिए, हर आदमी के हाथ में आईफोन जैसा फ़ोन हो तो मतलब लोगों के पास पैसे हैं, तभी तो हर आदमी के हाथ में आईफोन 1.5 लाख का फ़ोन है। अच्छा, देश में ज़्यादा कंजम्पशन होगा, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे ना, चीज़ें खरीदेंगे ना, तो देश का कंजम्पशन बढ़ेगा। देश का कंजम्पशन बढ़ेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
सरकार बजट में ऐसी नीतियां लाने की कोशिश करती है जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सके। अब ऐसी नीतियां क्या क्या होती है वो हम बजट में देखेंगे। पांचवा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, ये ध्यान से समझिएगा। आप अगर इन्वेस्टर्स हैं, अगर स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करते हैं या एंजल इन्वेस्टर हैं, किसी भी तरह के इन्वेस्टर हैं, तो ये पॉइंट आपको जरूर देखना चाहिए। क्यों? कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स भी कहते हैं। सुना होगा ना, न्यूज़ में कहीं कहते हैं कैपेक्स बढ़ाना चाहिए, कैपेक्स बढ़ाना चाहिए। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कहाँ खर्च होता है? एक्सपेंडिचर इसमें जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये खर्च पॉजिटिव खर्च होता है। कैसे? सरकार सड़कें बनाने में खर्च कर रही है, रेलवे, अस्पताल, ऐसे जैसे बड़ी बड़ी सरकारी लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एसेट को बनाने में खर्च होता है। यानी कि कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे एसेट में खर्च करना को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना, यानी कि कैपेक्स बढ़ाना। अब इन जैसी चीज़ों में अगर सरकार ज़्यादा खर्च करती है तो यानी कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है। देश का कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है तो ज़्यादा नौकरियां पनपेंगी, देश में ज़्यादा पैसा आएगा, देश का अच्छा इकोनॉमी ग्रोथ होगा। तो ये कैपेक्स होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना होगा उतनी ज़्यादा नौकरियां होगी, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ज़्यादा कैपेक्स का मतलब है सीमेंट, स्टील बनाने वाली कंपनीज का धंधा बढ़ेगा। अब मैं क्यों कह रहा था, अगर आप अगर शेयर मार्केट में हो, अब मान लो बजट में सरकार अनाउंस करती है कि भैया रेलवे में हम इतना इतना कुछ करने वाले हैं, एकदम ये इतने वंदे भारत या इतना कुछ कर देंगे। पता चला रेलवे में बहुत सारा पैसा सरकार डालने वाली है। तो अब अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप चौकन्ने हो जाओगे, अच्छा रेलवे में पैसा डालने वाली है, रेलवे नए नए ट्रेन आने वाले हैं। तो आप तुरंत नज़र दौड़ाओगे कि कौन कौन से ट्रेन बनाने वाली कंपनियां या रेलवे के सेक्टर में कौन कौन से काम करने वाली कंपनियां, एकदम लिस्ट बनाओगे। अच्छा ये फिर आप हिस्ट्री खंगालोगे। अच्छा ये 4 कंपनियां हैं जो अक्सर लगातार सरकार के साथ काम करती है। अच्छा इसमें से 2 कंपनियां हैं, अरे तो भरपूर सरकार के साथ काम, लेकिन इसमें से एक कंपनी जो है ये बार बार इतने सालों से सरकार के साथ, अच्छा इसी को मिल सकता है, वो सब आप देखोगे। तो अब आप क्या करोगे, बजट आते ही अपना इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हो। अच्छा बजट आएगा तो वो स्टेक, अब आपके जैसे दिमाग लगाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सरकार का भी पैसा उसमें लगेगा, उसका शेयर भागेगा। तो एक दिन बजट पर दिमाग लगाने से, ध्यान लगाने से आपको इतना सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, ये तो मैंने एक रेलवे का एग्जांपल लिया, अलग अलग सेक्टर पर इन्वेस्ट करती है, सड़क हो गया, रेलवे हो गया या अस्पताल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। अब देखो एक सड़क का ही एग्जांपल ले लो, तो सड़क बनाने के लिए सीमेंट लगता है, छर्री बारू लगता है, या जितनी रॉ मटेरियल की चीज़ें होती हैं, हर रॉ मटेरियल बनाने वाली कोई ना कोई कंपनी बना रही है ना। और ज़्यादातर अच्छी कंपनियां जो होती हैं वो लिस्टेड होती है ना, उसके स्टॉक पे फर्क पड़ेगा ना, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो उसका शेयर भागेगा ना। दिमाग लगाओ, इसलिए बजट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक आम आदमी भी कमाई कर सकता है बजट पे ध्यान लगा के, बजट को सुन करके। ये बहुत छोटी चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत आपको रॉकेट साइंस और सालों की पढ़ाई करनी पड़ती है ये सब जानने के लिए, समझने के लिए, ऐसा नहीं है, कॉमन सेंस है। अब रेलवे में अगर इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो पता चलेंगे रेलवे के कौन कौन से स्टॉक है, भाई लिस्ट बनाओ ना उसका। बजट का इंपैक्ट क्या होता है कॉमन मैन पर, जरा ये समझिए। टैक्स दरों में बदलाव होता है, बजट में इसका ऐलान होता है। अगर टैक्स में बदलाव कुछ होना है, टैक्स बढ़ना है या टैक्स घटना है, तो इसका साल में एक ही इवेंट है बजट में ही ये अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर पूरे हम आम आदमी जो हैं इसी पर तो नज़र होता है कि टैक्स बढ़ेगा कि घटेगा, क्या छूट मिलेगी। महंगाई रोकने के लिए संकेत बजट में दिए जाते हैं, किस तरीके से सरकार महंगाई को काबू करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। सब्सिडी से गरीबों, किसानों और मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है, सब्सिडी देगी, बढ़ाएगी, घटाएगी, ये सब भी हमारे को। अगला होता है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अनाउंसमेंट करती है सरकार। कॉर्पोरेट्स या छोटे माध्यम की कंपनियां जो होती हैं उसका टैक्स बढ़ाना है, घटाना है, कुछ ये सब ऐलान ये बजट में होता है। स्टार्टअप के लिए कुछ स्पेशल करना है, कुछ एक्स्ट्रा उनको स्कीम देना है, कुछ रिलीफ देना है, ये सब चीज़ें बजट में होती हैं। शेयर मार्केट में अगर हो तो भैया बजट घोषणाओं के आधार पर शेयर बाजार में बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। आप देखोगे बजट के दिन शेयर मार्केट बड़ा एकदम तूफान रहता है, उसमें धड़ाम ऊपर नीचे यही सब चल रहा होता है। क्या उधर अनाउंसमेंट हुआ उसका असर तुरंत आपको शेयर मार्केट को देखने को मिलेगी। आम आदमी की जेब भरती है तो पैसा मार्केट में आता है, सिंपल सी बात है। किसी इंडस्ट्री को राहत मिलती है तो उसका असर कंपनी के शेयर पे पड़ेगा। अब आपको पता चले कि भैया ऑटो सेक्टर में या ईवी इंडस्ट्री में एकदम इसी साल सरकार इतना पैसा डालने वाली है, तब ईवी के शेयर देखो कहाँ भाग जाएंगे तुरंत। तो ये सब असर होता है। यदि बजट आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देता है तो इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ता है, कॉमन सी बात है। फॉरेन इन्वेस्टर्स, अच्छा उनके लिए भी फायदेमंद की चीज़ होती है। वो बजट में क्या देखते हैं, देश की इकोनॉमी अगर दुरुस्त है, फिस्कल डेफिसिट घट रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, तो बाहर की कंपनियां, बाहर के इन्वेस्टर्स क्या देखेंगे, अरे ये देश तो अच्छा कर रहा है, भारत तो बढ़िया कर रहा है, इसका डेफिसिट घट रहा है, तो प्रॉफिट बना रही है, लगाओ इसमें पैसा।
लेकिन होगा क्या, अरे यहाँ तो हालत ख़राब है भैया, महंगाई बढ़ रही है, परेशान है लोग, निकालो पैसा। तो ये हाल होता है। FPI भी अच्छी इकोनॉमी और ज़्यादा रिटर्न देने वाले देश को प्रेफर करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज देश में आता है अगर देश में जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट कम है, जीडीपी ज़्यादा है। तो ये था भैया बजट का पूरा एनालिसिस। 1 तारीख को बजट जब आ जाएगा तो उस बजट का इंपैक्ट हमारे देश में क्या होगा, हमारे पर क्या हो सकता है, उसकी एनालिसिस का भी हम वीडियो करेंगे। इसको बनाने में भी बहुत मेहनत लगा भैया। आपको अगर समझ में आया हो और हमारी एनालिसिस आपके मतलब की लगी हो, समझ में आया हो, अगर मैंने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड ऑन किया है बजट को लेकर, कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको समझ में आया, आप लोगों को समझ में, यहाँ देखो भैया सारे लोग समझ में आया, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा समझ में आया तो, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर जुड़िए, ट्विटर पर जुड़िए और टेलीग्राम पे खास करके जरूर जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं शुरू करने जा रहा हूँ कुछ फ्री सेशन स्टॉक मार्केट रिलेटेड। आपको पता है कि मैं कोई कोर्स कुछ नहीं बेचता, जो मेरी सेवा है सब कुछ फ्री है। तो टेलीग्राम के हमारे जितने यूज़र्स हैं उनके बीच हम लाइव कुछ स्टॉक मार्केट के सेशंस करने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, डेट कोई फाइनल नहीं है, तो आप वहाँ जरूर जुड़िए। ये सब का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है तो डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए हम कुछ फ्री सेशंस करने वाले। इंपॉर्टेंट बात क्या है, फ्री, सब कुछ फ्री, ठीक है भैया। बंद करो, हो गया।